हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर डाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस यूनिट को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारी यूनिट है यूनिट एंड मेजरमेंट। मैं आपको बता दूं यूनिट क्या है और मेजरमेंट क्या है। यूनिट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कितनी अमाउंट है वो कहलाती है यूनिट। और जब मैं उसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट से कंपेयर करता हूँ तो वो बन जाती है मेजरमेंट। तो बच्चों, अब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल की तरफ से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इस यूनिट से में, और मैं सिर्फ उतना ही कराऊंगा जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। तो आप इस वीडियो पर लगातार बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूनिट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला नाम है फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड है जिसका नाम है डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं और डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, कई बार 1-2 बार इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछ लिया जो बिल्कुल स्टार्टिंग है वहीं से। तो मैं आपको बताता हूँ, फंडामेंटल यूनिट्स हैं उसको 7 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है टोटल। तो याद रखना बच्चों, टोटल फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7। ठीक है, पहली कौन सी होती है? पहली है जिसका नाम होता है लेंथ, सेकंड मास, थर्ड टाइम, मैं आपको समझाता हूँ किसका क्या रोल है। फोर्थ है टेम्परेचर, पांचवा है इलेक्ट्रिक करंट, और छठा है लुमिनियस इंटेंसिटी, एंड 7 है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि टोटल ये बताएं फंडामेंटल यूनिट। बच्चों, तो हमें पता चला कि टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। बच्चों, या तो ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि टोटल फंडामेंटल यूनिट कितनी है, तो हमें बताना है 7 है, और ऑप्शन देके आपको इनमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सी है या नन ऑफ दीज या कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 7 होती हैं। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, ट्रिक के लिए मैं बता दूं, ये जो फंडामेंटल है वो ऐसे बना है, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो समथिंग ये 7 की तरह दिखता है। तो इसीलिए याद रखना फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं 7। अच्छा, तो पूछेंगे बताइए लेंथ की यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट आप याद रखना, लेंथ मीटर, जो लेंथ की जो यूनिट होएगी उसको हम कहेंगे मीटर। ठीक है, मास की किलोग्राम, मास की क्या है किलोग्राम, टाइम की क्या आएगी सेकंड, टेम्परेचर की क्या आएगी केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की क्या आएगी एम्पेयर। ठीक है, और लुमिनियस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। याद रखना फ्रेंड्स, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ये तो छोटी क्लासेस में आ चुकी हैं, तो इनके चांस तो बहुत कम ही होंगे। पूछा जा सकता है तो इन तीनों में से ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि बताइए इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, और क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ से यहाँ पता किया कि टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है और उनकी एसआई यूनिट क्या क्या होती हैं। तो याद रखना ये सभी इनकी एसआई यूनिट है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बच्चों, वीडियो पे बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट्स स्टार्ट करते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से डिराइव्ड यूनिट्स, और यहीं से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। वो देखिए क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स होती क्या है पहले वो बता दूं बिल्कुल शॉर्ट में। डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट जिनको हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से निकालेंगे, उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो हम इस यूनिट में या इस वीडियो में हम बच्चों सिर्फ
यूनिट और डायमेंशन निकालना सीखेंगे। और इस यूनिट में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ दे दी जाएगी वैल्यू और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए इसकी यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। बच्चों वीडियो पे लगातार बने रहें, एट द लास्ट में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी सोल्व करने के लिए देंगे, ठीक है। तो देखिए डिराइव्ड यूनिट होती क्या है, बिल्कुल शॉर्ट तरीका होगा और एक बार में ये देखने से ये आपको समझ में आ जाएगा। तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, आपको सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 5 यूनिट याद रखनी पड़ेगी। अगर आप वो 5 यूनिट याद रख लेते हो तो आप जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ तो आप उस हेल्प से बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में डायमेंशंस और यूनिट निकालना सीख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। तो मैं बता देता हूँ डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं। तो पहला ही एग्जांपल बोल दिया जाता है लेंथ। लेंथ की यूनिट बताएं, यूनिट एंड डायमेंशंस। बच्चों मैं 10-12 करवाऊंगा, उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाएगा। देखिए पहला क्या है, लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या है, तो याद रखना लेंथ की यूनिट होएगी मीटर। आगे हम इसको यूज करेंगे तो आप ध्यान रखना, जो मैं करवा रहा हूँ पहली जो 2 या 3 है वो मैं फंडामेंटल यूनिट्स की बता रहा हूँ कि हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो पहले 2 या 3 पहले फंडामेंटल की करवाऊंगा, उसके बाद डिराइव्ड यूनिट्स का यूनिट और डायमेंशंस कैसे निकालते हैं वो पता करेंगे। तो याद रखना लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर है और डायमेंशन क्या होगा, लेंथ का L। याद रखना टोटल डायमेंशंस हमारे पास M, L, T, A और K की टर्म में ही आएंगे, ठीक है। जहाँ तक हम पढ़ेंगे वो यहीं तक इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना लेंथ की मीटर होएगी, डायमेंशंस लिखा जाएगा L1। वैसे आप नहीं पढ़ चुके होंगे। दूसरा ले रहा हूँ मैं मास। इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, किलोग्राम। किलोग्राम। और जो इसका डायमेंशंस लिखा जाएगा वो क्या होगा, M1, ठीक है। आप यहाँ पे 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड एरिया। एरिया, ठीक है। तो एरिया की यूनिट क्या होगी, तो इसको आपको समझने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ मापी जाती है मीटर में और ब्रेड्थ है उसको भी माप सकते हैं मीटर में, इसीलिए एरिया की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी मीटर स्क्वायर। और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो MLT लगा लेता हूँ पहले। ये MLT क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कभी भी जब आपको ये कन्फ्यूजन हो कि इसमें क्या है, ये T कहाँ गया या M कहाँ गया, तो ध्यान रखना M कभी भी मास आए तो अपने दिमाग में इमेज बना लेना, M फॉर मास मतलब किलोग्राम। आपको कोई वेटिंग मशीन का जिक्र होगा तो आप M यूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा कि L लेंथ, तो आप अपने दिमाग में एक स्केल याद रख सकते हो। और T कहीं भी आए तो अपने दिमाग में आप कोई घड़ी मेजर कर सकते हो, ठीक है, घड़ी माइंड में रख सकते हो। तो देखा एरिया को मुझे मेजर करना है, यूनिट पता चल गई मीटर स्क्वायर। क्या मुझे मास कोई किलो एरिया मुझे निकालना हो तो क्या मुझे स्केल की जरूरत पड़ेगी, यस बिल्कुल पड़ेगी। क्या मुझे वेटिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। टाइम की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब हम सीधा लिख देते हैं M की वैल्यू, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M की वैल्यू 0, T की वैल्यू 0, जिसकी जरूरत ना हो उसके ऊपर 0 लगा दूँ, ये भी बेस्ट तरीका है। और मीटर स्क्वायर मतलब मुझे 2 बार यूज करना पड़ेगा, तो इसका डायमेंशन आ गया M0 L2T की पावर 0। बच्चों स्टार्टिंग में 4-5 वैसे करवा रहा हूँ, उसके बाद वो क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पर लगातार बने रहें, यहीं से हमारा बेस स्टार्ट है। अगर आपने इसको स्किप कर दिया और डायरेक्ट आप आगे चले गए तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको वीडियो पर बने रहें और देखते रहें। जैसे अब मैंने बोल दिया फोर्थ वॉल्यूम, वॉल्यूम की बताएं, तो वॉल्यूम को बताने के लिए हमें फॉर्मूला पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी मीटर क्यूब। और मुझे इसके लिए डायमेंशन निकालना है तो M0 L क्यूब और T की पावर 0, ठीक है बच्चों। अब हम 4 कर चुके हैं, आई थिंक हमने जो इसका जो बेस है वो तैयार कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले आने वाली डिराइव्ड यूनिट्स, और लास्ट में तुम्हें वो कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो पहले ये बेस है, इसको देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट। देखिए अगला है, मुझे पूछ लिया जाता है कि बताइए स्पीड की
यूनिट क्या होगी एंड डायमेंशन क्या होगा। बच्चों लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में हम एक टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, कुछ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देंगे जो आपको खुद ट्राई भी करने होंगे, ठीक है। और नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको तभी मिल जाएगा। तो हमसे पूछ लिया जाता है स्पीड का यूनिट और डायमेंशन बताएं। तो याद रखना बच्चों, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम मापते हैं सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे लिख लो, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, टाइम की यूनिट हो गई सेकंड, और इसको मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड। अब इसका हमें डायमेंशन सीखना है। तो डायमेंशन के लिए डिस्टेंस हमें मेजर की जाती है। सबसे पहले हम ये लगा लेते हैं MLT। मुझे डिस्टेंस मापनी है, मुझे कोई सी वेटिंग मशीन की ज़रूरत नहीं, तो मैंने M0 लगा दिया। लेंथ मापने के लिए मुझे किसी स्केल की ज़रूरत होएगी, तो मैंने 1 लगा दिया। सेकंड मापने के लिए मुझे घड़ी की ज़रूरत होएगी, तो वो मैंने लगा दिया 1। माइनस में 1 इसीलिए है क्योंकि सेकंड नीचे था, तो मैंने नीचे लगा दिया। अच्छा, अगला स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कह दिया, ये बताइए एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है और डायमेंशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन की यूनिट और डायमेंशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। बच्चों कई बार फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन फॉर्मूले को जरूर याद करें। एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन, और मुझे पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और एक टाइम हमारे पास यहाँ पे है, इसका मतलब हो गया टाइम का स्क्वायर। डिस्टेंस की यूनिट हमें पता है मीटर होती है, और टाइम की हमें पता है ऊपर सेकंड होती है, और इसको मैंने लगा दिया ये, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों निकाल सकते हैं इसका डायमेंशन क्या होएगा। डायमेंशन निकाल सकते हैं, कितना आया। क्या मुझे किसी वेटिंग मशीन की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। मुझे स्केल की जरूरत पड़ी? हाँ, क्योंकि अभी स्पीड में यूज की हुई थी, लगा दिया। और टाइम 2 बार यूज हुआ है, तो मैंने 2 बार यूज कर दिया और ये कर दिया। -2 इसीलिए लगाते हैं क्योंकि नीचे है, ऊपर होता तो +2 लगा देते। अच्छा, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देख लो। पूछ लिया जाता है फोर्स की यूनिट क्या होएगी और डायमेंशन क्या होएगा, और फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है। तो बच्चों फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। याद रखें, ये आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको इन फॉर्मूले याद होंगे। तो मैं साथ साथ फॉर्मूले भी बता रहा हूँ, तो आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, साथ साथ इन फॉर्मूले को भी लिख सकते हो। तो फोर्स का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का हमें पता है यूनिट होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों या तो आपको फोर्स की जो यूनिट होगी वो इस टर्म में मिल सकती है, या फिर डायरेक्ट याद रखें फोर्स की यूनिट होती है जिसका नाम है न्यूटन। एक बार क्या कर दिया गया था ऑप्शन में, एक HSSC के एग्जाम में क्या कर दिया गया कि दोनों ऑप्शन में दे दिए, न्यूटन भी दे दिया, ये भी दे दिया, और 2 अलग दे दिए, ठीक है। एक अलग दे दिया और पूछ लिया गया बहुत सारे बच्चों ने फोर्स की यूनिट न्यूटन याद की हुई थी, ये निकालने का तरीका नहीं पता था, और बहुत सारे बच्चे उनको गलत कराए। तो बच्चों याद रखना, अपना बेसिक भी चले और साथ में याद रखें कि फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। अच्छा, डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो इसका डायमेंशन इसी फॉर्मूले में लगाएंगे तो कितना आएगा, m1L1T⁻², ठीक है। m1L1T⁻²। अगर जिस भी बच्चे ने फोर्स का ये डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद कर लिया, वो बच्चा आगे आने वाले डायमेंशंस को बहुत आसानी से कुछ ही सेकंडों में निकाल सकता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप और फॉर्मूले के साथ साथ याद हो ना हो, लेकिन ये फोर्स का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद रख लो, m1L1T⁻²। 95% फॉर्मूलोज में फोर्स का नाम आएगा, तो फोर्स का नाम आएगा तो वहाँ से निकालना इतना कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो आपके लिए रामबाण का काम करेगी सिर्फ m1L1T⁻²। और कुछ याद मत करो, सिर्फ फोर्स का याद रख लो, m1L1T⁻²। बहुत सारे 95% फॉर्मूले में ये यूज होना है, तो आप इसको तो बिल्कुल रट्टा मार लो, m1L1T⁻², ठीक है। चलो दिखाता हूँ मैं आपको क्या कहाँ ये यूज आया। तो देखिए, मैंने बोल दिया बताइए वर्क डन की यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। वर्क डन का फॉर्मूला हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट,
फॉर्मूला भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए साथ साथ में फॉर्मूले भी याद रखें। वर्क डन का फॉर्मूला हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर हम किसी पे फोर्स लगाएं और वो डिस्प्लेस हो जाए तो हम कहेंगे कि उसने काम किया है, अगर वो डिस्प्लेस ना हुआ तो हम कहेंगे वर्क डन 0 है, चाहे बेशक कितना ही फोर्स लगाते रहना। ठीक है, तो अब देखो मुझे इसकी यूनिट निकालनी है, कितना लंबा प्रोसीजर मुझे करना पड़ेगा। तो मुझे अगर डायरेक्ट याद है तो मैं फोर्स की यूनिट लिख दूँ न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और अपना फॉर्मूला तैयार आ गया न्यूटन मीटर। ठीक है, जैसे हमने देखा कि फोर्स को हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते थे और उसको डायरेक्ट भी एक नाम दे दिया गया था न्यूटन, उसी तरीके से वर्क डन की ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट बन गई, और एक इन्होंने खुद भी एक यूनिट का नाम रख दिया, वर्क डन का यूनिट है जूल। तो याद रखना दोनों ही वर्क डन की यूनिट है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, ऑप्शन में आए तो दोनों ही हमें क्लिक करना है, कभी आपने जूल लगा दिया और छोड़ दिया, पहले MCQ के सारे क्वेश्चन पढ़े, ये भी हो सकता है कि आपको मिल जाए। अच्छा, आप बताओ, तुमसे पूछ लिया जाए ये बताओ इसका डायमेंशन निकालो, तो एक तो वो तरीका जहाँ पर आप पहले क्या काम करोगे, फोर्स निकालने के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन लगाओगे, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करोगे, बहुत लंबा पड़ जाएगा। मैंने क्या बताया था कि एक याद रखो, डायमेंशन निकालना है तो आपको फोर्स का डायरेक्ट अगर आपको याद है m1 L1t की पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है लेंथ, और इसको यूज कर लिया तो कितना है m1 L2t की पावर -2, डायरेक्ट बन गया बिल्कुल कुछ ही सेकंड में, और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेरे से बहुत जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, तो याद रखना फोर्स का m1 L1t की पावर -2। देखते हैं इसके और ये कहाँ यूज होता है, तो मैंने एक एग्जांपल और दे रहा हूँ बच्चों। ये वाला जो यूनिट और डायमेंशन है ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमें पता है कि रेलवे का एग्जाम है या कोई भी एग्जाम है, टाइम बहुत कम दे रहे हैं, ये तो हर कोई निकाल लेता है, बात जी वही मार लेता है आगे जो इसको जल्दी कर पाता है। ठीक है, तो जानबूझ के उन्होंने ये प्रेशर का डाल दिया ताकि जिसने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा वो पहले फोर्स के मास इंटू एक्सेलरेशन लगाएगा, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेगा, और ऐसा करने में उसकी 3 या 4 मिनट चली जाएंगी। लेकिन जिसने इसको कंसेप्चुअल पढ़ लिया वो आसानी से इसको कर पा सकता है। अब आप ही देखो, मैंने आपको फोर्स अपॉन में एरिया फॉर्मूला लगा दिया, कर दिया सोल्व। यस, 2-3 बच्चों ने तो सोल्व भी कर दिया। तो देखियो कैसे लगाया, प्रेशर है, यूनिट होएगी फोर्स पर यूनिट एरिया। आप डायमेंशन बताएं, तो डायमेंशन बताने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है कि फोर्स का याद रखें, फोर्स का है m1 L1t की पावर -2। ठीक है, और एरिया की यूनिट होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब L², और इसको जब मैं सोल्व करूं तो आया m1 L-1 और t की पावर -2। हो गया सोल्व कितनी जल्दी। लेकिन अगर इसी को हम बहुत वैसे निकालते फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग तो कितना लेंथी हो जाता। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा, ये पूछ लिया जाए भाई प्रेशर की यूनिट बताओ। ठीक है, डायमेंशन तो निकाल लिया जो कि रेलवे में भी आया था, ऑप्शन में आपको बहुत सारे दे दिए, लेकिन एक्चुअली करेक्ट कौन सा है, ये वाला। अच्छा, यूनिट और पूछ लें, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रेशर की यूनिट क्या होगी। तो एक यूनिट तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, पीछे आ लिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और नीचे है इसका मतलब n-2। ठीक है, n m और -2। ठीक है, एक तो ये है, और एक डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है जो कि बिल्कुल सीधी है, प्रेशर की यूनिट वो क्या होती है, पास्कल। ठीक है, तो याद रखना प्रेशर की यूनिट ऐसे भी बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, दोनों भी ऑप्शन हो सकते हैं। मैं आपको फिर सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन पेपर को पढ़े, खासकर फिजिक्स के, तो उसके ऑप्शंस जरूर देखें, क्योंकि हमारा आंसर मोस्टली ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपके लिए एक ट्राई के लिए आपको एक और देता हूं। मैंने लिख दिया टॉर्क, मैंने लिख दिया टॉर्क। ठीक है, टॉर्क होता क्या है, ये आपको, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें सिर्फ ये पढ़ना है कि टॉर्क है क्या। ठीक है, टॉर्क है क्या, टॉर्क कह लो, मैं डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो लिख देता हूँ। टॉर्क कह लो, कहीं भी टॉर्क लिखा हो, वर्क डन लिखा हो, ठीक है, या फिर आपको एनर्जी लिखी हुई हो। टॉर्क, वर्क डन और एनर्जी, ये तीनों कभी कहीं भी जगह लिखी मिल जाए तो इन तीनों का डायमेंशंस
डायमेंशन और यूनिट दोनों क्या होती हैं, सेम। आप सीधा ही लिख सकते हैं, कहीं एक याद कर लो, वर्क डन का याद कर लो, एनर्जी का आए तब भी वही डायमेंशन, यूनिट भी वही, टॉर्क आए तब भी सब कुछ वही का वही। याद रखना टॉर्क अगर आए तो टॉर्क आए तो वहाँ पे आप जूल मत यूज करना, न्यूटन और मीटर ही सजेस्ट बिल्कुल सही रहेगा इसके लिए, ठीक है। वैसे मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि टॉर्क, वर्क डन और एनर्जी आए तो उसका डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। अच्छा, और एक और बता दूँ, कहीं पर भी प्रेशर लिखा मिल जाए या स्ट्रेस मिल जाए, प्रेशर लिखा हुआ मिल जाए या स्ट्रेस मिल जाए, सभी के लिए यही यूनिट रहेगी और डायमेंशन सेम रहेगा, ठीक है। तो ऐसी 3-4 है, मैं सभी को एक ही वीडियो में बता दूंगा कि जिसका सेम है उसके सेम के अकॉर्डिंग चलो। नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ में लिख लेना, टॉर्क हो, वर्क डन हो, एनर्जी हो तो डायमेंशन और यूनिट इनकी सेम होंगी। इसी तरीके प्रेशर लिखा हुआ हो, स्ट्रेस लिखा हुआ हो, वो भी सेम है। और एक पीछे आया था अपने पास, कौन सा, नोट करते रहना, अपने पास पीछे क्या आया था वो देखिए एक बार। अपने पास पीछे आया था फोर्स का, फोर्स, जिसके लिए जो मैंने ट्रिक बताई थी m1 L1 t की पावर -2 और फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आपको फोर्स की जगह लिखा हुआ मिल जाए थ्रस्ट, ठीक है, या फिर टेंशन, थ्रस्ट, फोर्स, टेंशन, ठीक है, 3 वर्ड है। इन तीनों वर्ड में से कुछ भी मिल जाए आपको सिर्फ ये याद रखना है m1 L1 t की पावर -2, यूनिट होएगी वो यूनिट न्यूटन कहलाएगी और डायमेंशन हमने निकाल लिया m1 L1 t की पावर -2। तो याद रखना थ्रस्ट हो, फोर्स हो, टेंशन हो, उसका ये यूनिट होती है और ये डायमेंशंस होता है, ठीक है। अच्छा, 1-2 और मैं करवा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिया जाता है, वो देखिए क्या है। क्योंकि हम इस वीडियो में मोस्टली वही क्वेश्चन कराएंगे जो क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ होगा, ठीक है। तो वो सारे कराते हैं ताकि यूनिट अगर आपने एक बार ये कर ली तो दोबारा देखने की, किसी और चैनल की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, सारी की सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। अच्छा, अगला मैंने लिख दिया वेवलेंथ, वेवलेंथ, इसकी मेरे को यूनिट बताएं और डायमेंशन बताएं, ठीक है। तो याद रखना वेवलेंथ मतलब लेंथ है और लेंथ की यूनिट होती थी मीटर, मीटर, और डायमेंशन होता था m0 L1 t की पावर 0, वही है जो लेंथ होता था वही वेवलेंथ है, ठीक है। और एक तीसरी बात मैं आपको बता दूं, एनर्जी का हमने निकाला, वर्क डन हमने सोल्व किया, और मैंने एक और बताया था टॉर्क, इन तीनों के लिए मैंने बताया था सेम है। तो याद रखना कई बार एनर्जी की जगह पे वो पूछ लेगा ये बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या है, तो है तो एक एनर्जी, तो याद रखना चाहिए इसके आगे पोटेंशियल एनर्जी बोल दे, कोई मैकेनिकल एनर्जी बोल दे, कुछ भी बोल दे, अगर एनर्जी पीछे लिखा हुआ है तो वो उसी की यूनिट और डायमेंशन सेम रहेगा, ठीक है। क्योंकि एनर्जी का जो है वो इसी के पार्ट्स हैं, सारे सभी के सेम रहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी लिखा हो, पोटेंशियल एनर्जी लिखा हो, मैकेनिकल एनर्जी लिखा हो, जो एनर्जी का है या जो वर्क डन का है, जो टॉर्क का है, सभी का सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। वेवलेंथ आ गया, अगला है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 में टाइम, मतलब सीधा ही अगर मैं इसकी यूनिट कहूँ तो बन गई सेकंड इनवर्स, ठीक है, यूनिट बन गई सेकंड इनवर्स। और डायमेंशन क्या बन गया, ना तो यहाँ पे m का कोई जिक्र है ना यहाँ पे कोई l का जिक्र है, टाइम का है, वो भी नीचे है, नीचे है तो मैंने माइनस लगा दिया, बना दिया सीधा डायरेक्ट ही। फ्रीक्वेंसी की हुई 1 टाइम, सेकंड इनवर्स यूनिट है और डायमेंशन होएगा m0 L0 t की पावर -1। अच्छा, जो 1-2 मैंने लगा दिया, ये जो क्वेश्चन मैं जो लिखवा रहा हूँ वो क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया ये बताइए, एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगल पढ़ा हुआ नाम है लेकिन भूल जाते हैं, एंगल की यूनिट क्या होती है। तो याद रखना एंगल की जो यूनिट होगी वो होती है रेडियन, एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन। लेकिन अगर वर्ड आ जाए सॉलिड एंगल,
सॉलिड एंगल, उसकी होती है स्ट्राडियन। ठीक है, अच्छा पूछ लिया जाए, ठीक है, एंगल में भी पूछ, पिछली बार एंगल में आया था, हो सकता है अब की बार सॉलिड एंगल की पूछ ले, तो आंसर आएगा स्ट्राडियन। ठीक है, अच्छा मैं कहूँ कि इसका डायमेंशन बताओ मेरे को, तो याद रखना एंगल का या सॉलिड एंगल हो, ठीक है, इनकी जो यूनिट अगर हम निकालेंगे एंगल की, वो क्या आएगी, क्योंकि एंगल है उसका फॉर्मूला भी देख लो, होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक है, तो ये देखिए ये भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, और लेंथ से लेंथ खत्म, कुछ नहीं मिला। तो याद रखना एक वर्ड आता है एंगल और एक आएगा, आगे बताता हूँ, स्ट्रेन। एक एंगल होता है और एक स्ट्रेन होता है, ये दो ऐसे क्वांटिटी हैं जिनके पास यूनिट तो है, देखो यूनिट है रेडियन और स्ट्राडियन, लेकिन इनके पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। तो इसका जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, m0 L0 t की पावर 0, ये सीधा बोल देंगे नो डायमेंशन। ठीक है, नो डायमेंशन। तो पूछ लिया जाता कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनके पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन ना हो, तो एग्जांपल में आ सकता है एंगल और स्ट्रेन का भी फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला होता है चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। वैसे इसका जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया कि आप बता भी जाए। तो याद रखना स्ट्रेन और एंगल दो ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास डायमेंशन तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है, यूनिट है। एक बार क्या पूछ लिया, ये पूछ लिया कि ये बताओ, हमारे पास ये तो एग्जांपल हो गए कि जिसके पास यूनिट तो हो लेकिन डायमेंशन ना हो। क्या ऐसा भी हो सकता है कि डायमेंशन हो लेकिन यूनिट ना हो? ठीक है, तो याद रखना ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि डायमेंशन तो हो लेकिन यूनिट ना हो। तो चाहे कितने भी एमसीक्यू में ऑप्शन नीचे दे दे, उसको देखना ही नहीं। अगर यूनिट डायमेंशन है तो पक्का उस चीज़ की यूनिट है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि यूनिट हो लेकिन डायमेंशन ना हो, ये पॉसिबल है, ये वाला पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डायमेंशन रखता हो और वो यूनिट ना रखता हो। ठीक है, तो आ गए। तो ये जो क्वेश्चन थे वो ये वाले क्वेश्चन थे जो कि डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि सीधे ही एंगल की बताओ, सॉलिड एंगल की बताओ, स्ट्रेडियन है या क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसी कुछ क्वांटिटी हो। तो याद रखना, और ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है कि उस चीज़ की ना यूनिट हो और ना डायमेंशन हो। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। वो कहें कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ना है तो डायमेंशन हो और ना उसकी यूनिट हो, तो हम कहेंगे यस ऐसा पॉसिबल है। तो वो कहेंगे कैसे पॉसिबल है, तो हम बता देंगे, देखो भाई 7 पाई, ये कोई भी कांस्टेंट, ये वो कांस्टेंट है जो कि ना तो डायमेंशन रखते और ना ही यूनिट रखते। ठीक है, आया समझ में? तो ये वाले तो वो क्वेश्चन थे जो कि आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब जो हायर लेवल के जो क्वेश्चन हैं जो कि हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाएं, जैसे कि एयरफोर्स है, नेवी है, इनमें अगर पूछ लिए जाएं तो वो देखिए क्या है। जैसे कि मैंने बोल दिया, ये बताइए, मैंने इक्वेशन लिख दी F = Gm1m2/r²। ठीक है, ये लिख दिया। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, फोर्स = Gm1m2/r²। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। तो वो कहेंगे इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का आप यूनिट निकाल के दिखाएं और आप हमें डायमेंशन दिखाएं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। HSSC के एग्जाम में एक बार आया था कि इस G यूनिट डायमेंशन बताएं। ठीक है, तो देखिए क्या है, कैसे निकालेंगे, घबराएं नहीं, जैसे मैंने बताया बिल्कुल उसी तरीके से चले। पहले कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हो तो वो कैसे निकाला जा सकता है, तो जिसका भी निकालना हो उसकी वैल्यू निकाल लो। तो मैं यहाँ से मैथमेटिकली सोल्व करता हूँ। Gm1 m2 और
एफ आर स्क्वायर। मुझे जी की निकालनी है तो m1 m2 चला गया नीचे, ठीक है। जी की वैल्यू निकालनी थी तो हुआ एफ आर स्क्वायर और ये नीचे चला गया। अब इस जी के लिए निकालना है तो देखो, अगर आप शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा और जल्दी भी होएगा। वैसे क्या काम करोगे, नहीं तो आप फोर्स की वैल्यू लगाओगे, मास इंटू एक्सेलरेशन चलोगे, फिर आर लगाओगे, एम स्क्वायर लगाओगे, मुश्किल पड़ेगा। जो मैंने तरीका बताया था डायरेक्ट चलने का, वो क्या था, फोर्स का याद रखो, m1 L1 t की पावर -2। इसको तो इतनी तरीके से रट लो ताकि कोई आपको रात को भी उठा के पूछे कि जी एफ का डायमेंशन क्या होता है तो भी रात तभी बता दो, देखने की जरूरत ना पड़े। m1 L1 t की पावर -2 डायरेक्ट। आर लेंथ के लिए हो गया L स्क्वायर, नीचे मास हो गया किलोग्राम की यूनिट मतलब m, ठीक है। 2 हैं, डायरेक्ट लिख दूँ 2, तो जितना ज़्यादा आप डायरेक्ट करोगे वो और भी अच्छा रहेगा। मैं तो आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। कितना आया, m1 जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो L की पावर 3 t की पावर -2 और नीचे जो चल रहा था वो कितना आया m स्क्वायर। और जब मैं इसको सोल्व करूँ तो आया m-1 L3 t की पावर -2। ये आ गया भाई, क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ जी। अब हमें इसकी यूनिट और निकालनी है तो देखो हो गया ना बिल्कुल सोल्व। तो ये लगने में ही, और ये जो एयरफोर्स हुआ, नेवी हुआ या एनडीए का जो एग्ज़ाम होता है उनके अंदर मोस्टली जॉब में जो करवा रहा हूँ वो मोस्टली उन्हीं के लेवल के लिए है कि निकालो। तो वो बच्चा तभी नहीं निकलवा पाएगा जिसने ये बेस सीख लिया होगा, ठीक है। तो मैं और भी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा जिसमें आपको एमसीक्यू भी डालूंगा ताकि आपको पता चल सके। तो देखिए जी की वैल्यू हमने निकाल दी, ये हमने इसका डायमेंशन निकाल दी। ये तभी निकल पाया है जल्दी से जल्दी जब हमने इस फोर्स को याद कर लिया। अगर आप ज़्यादा सीधा याद करोगे तो ऐसे बहुत सारे आएंगे, देखना तुम तो कितनों को याद करोगे। तो मैंने सिर्फ एक ही याद करने को बोला है, फोर्स को, जिसको चाहे मैंने कहा कि आप उसको क्रैम भी कर सकते हो, m1 L1 t की पावर -2, ठीक है। अच्छा और निकलवाएं, मैं 1-2 और निकलवा देता हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन करेंगे। वो देखिए क्या है, मैंने बोल दिया, बताइए। अच्छा उसकी यूनिट क्या होएगी, यूनिट पूछ लिया जाए तो F = G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे इस G की यूनिट बताओ तो चला दो वही तरीका, G m1 m2 = F आर स्क्वायर और m1 m2 नीचे चला गया, ठीक है। यूनिट बतानी थी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर रेडियस मतलब मीटर स्क्वायर, मास मतलब किलोग्राम, डायरेक्ट हो गया, कहीं जाना ही नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो कभी भी जब आप डायमेंशन निकालोगे, तो मैंने एक फोर्स की दूसरी भी बताई थी, तो डायमेंशन में वो कभी यूज़ नहीं होएगी। डायमेंशन में फोर्स की यूनिट न्यूटन ही ली जाएगी, ठीक है। वो सीधा पूछ लिया जाए तो आ सकता है, वरना कभी भी जब डायमेंशन यूज करेंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन लिखनी है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, मैंने बोल दिया, ये बताएं चार्ज इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो 1-2 बता देता हूँ। चार्ज की यूनिट क्या होएगी, कूलम्ब, चार्ज की यूनिट होएगी कूलम्ब, ठीक है। और इस चार्ज की जो डायमेंशन होगा वो सीधा याद रखना AT, ठीक है। अब कहोगे कि ये A क्या है, तो मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो मैंने बताई थी कि डायमेंशन 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एम्पेयर है, केल्विन है, और जो नंबर ऑफ सब्सटेंस जिसकी मोल थी, और लुमिनस इंटेंसिटी भी हो सकती है। तो याद रखना चार्ज के दौरान हम एक नया फैक्टर और यूज करेंगे A, और A से क्या होता है एम्पेयर, और एम्पेयर किसकी यूनिट होती है, करंट की। आगे आएगा तब बताते हैं। तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलम्ब, और इसका डायमेंशन है वो क्या है A और T। अच्छा अगला है, वो तुमसे पूछेंगे करंट बताओ भाई, करंट की यूनिट क्या होती है और इसका डायमेंशन क्या होता है। तो करंट की यूनिट होएगी एम्पेयर, करंट की यूनिट क्या आएगी, एम्पेयर। फॉर्मूला पूछ लेंगे, करंट का फॉर्मूला बताओ, तो I = क्या हुआ है T। क्या का मतलब है चार्ज, और T का मतलब है टाइम।
हमें ऊपर पढ़ लिया चार्ज की यूनिट होती है कूलाम और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स डायरेक्ट लिखे सी SEC माइनस में 1, सी से कूलाम सेकंड इनवर्स। चार्ज की यूनिट होएगी कूलाम, डायमेंशन होगा 80। करंट की यूनिट होएगी एम्पेयर, करंट की यूनिट क्या है एम्पेयर है, और दूसरी एक और आ गई कूलाम सेकंड इनवर्स। अच्छा पूछ ले भाई इसका डायमेंशन और बताओ, डायमेंशन और बताओ। जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ ये जो एक्स्ट्रा है पूरी अरिहंत सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जिस भी बच्चे को एयरफोर्स और नेवी के लिए जो देखना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एयरफोर्स NDA हुआ, नेवी हुआ, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं सारे के सारे क्वेश्चन अरिहंत के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, साथ में वो क्वेश्चन जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए होंगे। हम कोई भी एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और आपको भी एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हो सकता है जो आप छोड़ रहे हो वही पेपर में आ जाए, इतनी मेहनत की लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ दिया और वही पेपर में आ जाए, ठीक है। तो हमें इसको पूरा से पूरा करना है। तो चार्ज, अच्छा मैं कहता हूँ करंट का डायमेंशन क्या होगा, तो करंट का डायमेंशन क्या होगा फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या होगा मैंने क्या बताया था अभी 80, ठीक है। नीचे क्या है टाइम, और टाइम से टाइम कट गया तो सीधा आ गया M0 L0 T⁻0 और एम्पेयर A1, या तो ऐसे लिख लो या डायरेक्ट ही लिख देना A। ये क्या होगा डायमेंशन ऑफ करंट, ठीक है। अगला चलते हैं। अगली चलते हैं। मैंने नाम बोल दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = V/I, ठीक है। V बताता हूँ क्या है, अगला ही बताता हूँ V क्या है, और I हमें पता ही चल गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, ठीक है। सिंबल के रूप में पूछा जा सकता है, पीछे भी लिखा हुआ हो सकता है ओम। और ये बार पूछ लिया जाता है कि जो ओम है तो ओम्स लॉ बताइए। ओम्स लॉ क्या होता है, तो याद रखना ओम्स लॉ होता है V = IR, ठीक है। तो पता चल गया रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। एक दूसरी भी होती है, उसको हम निकालेंगे कब, जब मुझे इस V का पता होगा। तो अगला मैं यही शुरू करता हूँ, उसके बाद इस पे आता हूँ। अगला है हमारा पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल का सिंबल होएगा वो V, और जिसका फॉर्मूला होता है W/Q। W का मतलब है वर्क, क्या है W का मतलब वर्क, और नीचे Q का मतलब चार्ज। तो निकाल सकते हैं V का यूनिट और डायमेंशन क्या होएगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम होती है, लगा दिया J और C। एक तो ये बन गया, आप इसको और भी निकाल सकते हो। वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो बच्चा सारे के सारे रटने की कोशिश करेगा वो मार खा जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये हमने पीछे पढ़ लिया। देखो अभी जैसे इसका एक और आ गया, एक और की टर्म में भी आ सकता है। जिसने फॉर्मूले याद किए हैं वो ऑटोमेटिक निकाल लेगा। तो वर्क डन का हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट हुई न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की हुई मीटर, और नीचे चार्ज के लिए लगा दिया तो C इनवर्स। यहाँ पे कितना आएगा जूल, और चार्ज अपॉन में है तो C इनवर्स। तो देखो कि ये भी बन गई इसकी यूनिट, और एक इसकी यूनिट ये भी बन गई, ठीक है। तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें, जैसे मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग के MO याद कर लो, उसके बाद तो ऑटोमेटिक आते जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब इसको करते हैं कि रेजिस्टेंस की क्या आएगी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट दो हो गई, ये वाली, और एक पोटेंशियल की एक और यूनिट होती है जिसका नाम है वोल्ट, तो हमने यहाँ देखा है कि अक्सर हमने सिर्फ एक ही याद कर लेते हैं, पोटेंशियल की यूनिट डायरेक्ट वोल्ट है। तो मार खा जाओगे, ऑप्शन में ये भी दिया मिल सकता है, वो वाला भी दिया हुआ मिल सकता है। तो जितने ज़्यादा पॉसिबल हो रही है मैं सारी की सारी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट मिल जाए, ये भी होती है उसकी, ये भी होती है। डायरेक्ट बुक में इतना लिख के छोड़ देते हैं, और जब हम पेपर देने जाते हैं तो दोनों ऑप्शन में मिल जाती हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा पॉसिबल है वो सारी की सारी लिखवा रहा हूँ, ताकि आप, और इसका निकलवाने का तरीका मैंने पहले सिखा दिया है आपको, ठीक है।
अच्छा, अब इसके ये बताएं, रेजिस्टेंस की यूनिट R इज इक्वल टू V/I होती है, तो क्या आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? एक बार आप 1 मिनट इस वीडियो को पॉज कर लो और आप खुद ही निकाल के देखें, क्योंकि हमने पीछे I की पीछे हमने निकाल ली थी, V मैंने आपके सामने रख दी है, तो आप देखना इसकी कितनी पॉसिबल्स यूनिट हो सकती हैं वो देखिए। हाँ, यूनिट एक से ज़्यादा हो सकती है जिसमें उसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन डायमेंशन एक ही होता है। ठीक है, लगाएं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V/I। V से क्या हुआ? पोटेंशियल, और पोटेंशियल की यूनिट क्या हुई? वोल्ट, और I की करंट की क्या थी? एम्पेयर, और यूनिट बन गई वोल्ट एम्पेयर इनवर्स। ठीक है, ऐसे आ सकता है, या फिर वोल्ट की जगह पे हमें मिल जाए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी टर्म में मिल जाए, तो यूनिट होएगी तो इसकी क्या आएगी? रेजिस्टेंस की देखो वोल्ट और एम्पेयर इनवर्स, और एक यूनिट होती है इसकी ओम। तो देखो दो यूनिट आ गई, इसको इसमें भी मेजर किया जा सकता है और इसमें भी। बात एक ही है, लेकिन पेपर में दोनों भी मिली हुई सकती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की यूनिट ओम भी होती है और ये वाली भी होती है। तो हमें देखा कि यहाँ से कि रेजिस्टेंस है उसकी भी 2 यूनिट्स हैं। अच्छा, इसकी पूछें कि भाई इसका डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ, तो सोल्व करो। मैं तब तक इसको रब कर रहा हूँ, तब तक तुम मुझे इसकी डायमेंशन निकाल के दिखाएं कैसे आएगी। देखो, अब आ जाए कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताओ क्या हुआ। तो देखो, लगाया मैंने V का अभी मैंने पीछे पढ़ा था, V इज इक्वल टू W/I क्या होता है, और W का होता था M1 L2 T⁻⁻², और क्या का होता था AT। इसको सोल्व कर दूं तो M1 L2 और टाइम ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया, माइनस का 3, और एम्पेयर वो भी आ गया माइनस में। ये तो डायमेंशन था किसका? V का। तो मैंने V का डायमेंशन ये रख लिया। नीचे क्या है? I मतलब करंट की यूनिट एम्पेयर, मतलब डायमेंशन देखेंगे तो A। ये ऊपर जाएगा, सोल्व करेंगे तो कितना आया? M1 L2 T⁻⁻3, और A की कितनी आई? -2। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े हैं ये ही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको निकलवाने के लिए उनको क्या चाहिए कि बच्चा ज़्यादा टाइम ले और वो ना कर पाए। तो मैंने आपको बताया है सीधा लॉजिकली चलें, जितना ज़्यादा आप लिख के करोगे, इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेना, आपको चुटकियों में ही सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो V की जो यूनिट है वो तो क्या होती थी? वोल्ट, पीछे आ चुका, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी? ओम। डायमेंशन पूछे तो V इज इक्वल टू, हमने क्या लगाया? R इज इक्वल टू V/I, और V का डायमेंशन ये था, I का डायमेंशन ये रहा। इसको सोल्व कर लिया, और ये डायमेंशन किसका आ गया? रेजिस्टेंस का। ठीक है, V के लिए क्या लगाया? W/I क्या हो, फिर बता देता हूँ। W क्या होती थी? M1 L2 T⁻⁻², क्या का होता था? AT। इसको सोल्व किया, M1 L2 T⁻, ये ऊपर जाएगी माइनस में होएगी तो -3, और ये A ऊपर जाएगा तो माइनस का A इनवर्स। ठीक है, और अपॉन में क्या था? करंट, और करंट की होती थी एम्पेयर, और इसको मैंने सोल्व कर लिया। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब इसी के टर्म पे एक न्यूमेरिकल आपको देता हूँ, और आप मुझे उसकी निकाल के दिखाएं क्या होगी। देखिए क्या होएगा, मैंने बोल दिया एक मैंने इक्वेशन लिख दी। क्या लिख दी? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, क्या आया? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R²। पूछ लिया जाता है कि ये बताओ ये फॉर्मूला किसका है। ठीक है, तो किस चीज़ का फॉर्मूला है? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, अब मुझे कहे कि इस ε0 इसको कहते हैं परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोल देते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट और डायमेंशन बताएं।
ठीक है, तो फॉर्मूला भी याद रख लो, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 है आर स्क्वायर। कंपटीशन बड़ा टफ होने वाला है, इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल ना छोड़ें, इसको ट्राई करते रहें। और अगर आपको ना है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें, हम आपको और दूसरे तरीके से समझाएंगे और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 है आर स्क्वायर। तो एक बार आप खुद ट्राई करें, ये बताएं मुझे इस ε0 की यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगा। आप 2 मिनट एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको देख लें। ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करें। अब मैं इसको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, तो पहले एक बात बता देता हूँ, जो भी कॉन्स्टेंट होंगे जैसे 4 है, पाई है, 2 है, 9 है, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म्स, उनकी कोई यूनिट नहीं होती, ना उसका कोई डायमेंशन होता। तो इस क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं। ठीक है, इनका कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे लगाते हैं, सोल्व करते हैं, इस ε0 की वैल्यू बताएं कितनी आएगी। तो करें ट्राई करके देखो कैसे आएगा। मैंने क्या बताया था, कोई भी जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो तो उसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, उसकी वैल्यू निकाल दो एक बार। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें, कितनी आएगी बताना। मैंने लिखा 4πε0 आर स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर रह गया Q1 Q2 और नीचे आ गया फोर्स। और मुझे निकालनी थी इस ε0 की, तो 4π नीचे चला गया और आर स्क्वायर नीचे आ गया और मैंने इसको हटा दिया। सोल्व कर लिया। ये तो मैथमेटिक्स है सीधा कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की इसकी इससे साथ और ये आ गया नीचे। ठीक है, तो कितना आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, क्या हुआ Q1 Q2 और नीचे क्या आ गया F आर स्क्वायर अपॉन में 4π। मुझे पता है इस 4π का कोई मैटर नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कुछ यूनिट होती नहीं, निकाल दो। Q1 Q2 की अभी मैंने यूनिट पढ़ी थी, क्या होती है, कूलाम। 2 चार्ज पार्टिकल हैं तो कितना आया, कूलाम का स्क्वायर। इसका कुछ होता नहीं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और आर क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर यूज कर लो। कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर इनवर्स। देखो हो गया ना सोल्व, इसकी यूनिट सीधी निकल आई। क्या, कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर माइनस में। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब ये पूछ लें इसका डायमेंशन निकालो, तो चेक कर लो। जिसने ये सोल्व किया था वो चेक करो, क्या आपकी ये यूनिट आई है। अच्छा, डायमेंशन निकालें ऐसे ही। क्या का डायमेंशन क्या होता था, 80। ठीक है, इसका भी क्या होता था, 80। नीचे 4π का कुछ होता नहीं, मैंने अभी बताया। फोर्स वही वाला m1 L1 t की पावर -2। r मतलब डिस्टेंस मतलब L स्क्वायर। बस अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है। कर दो, कितना आया, a स्क्वायर t स्क्वायर तो ऊपर हो गया, नीचे कितना आया m1 L3 और t की पावर -2। इसको सोल्व करूँ, a स्क्वायर t स्क्वायर, या डायरेक्ट इसको ऊपर ले जाता हूँ, t की पावर 4 बना दी। ये ऊपर गया ना, माइनस में ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया और नीचे रह गया m-1 और L-3। देखो ये बन गया a स्क्वायर t की पावर 4 m-1 और L की कितनी हुई, L की -3। ठीक है, आ गया। तो ये निकल गया परमिटिविटी का, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट भी और डायमेंशन भी। तो इस फॉर्मूले को भी याद रख लें क्योंकि परमिटिविटी के लिए काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको समझाने की ज़रूरत पड़ी मेरे को। अच्छा, अब मैं आपके लिए टॉप 7 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँगा जो कि आपको ट्राई करने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, साथ साथ हम उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। अब टॉप 7 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ में हम भी करेंगे। तो आपको वीडियो को पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन चेक कर लेना, मैं आपको MCQ के साथ बना के देता हूँ। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। हाँ जी बच्चों, मैंने आपके लिए टॉप 7 की बात की थी, तो मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ। P प्लस में A/V² V - B RT, एक आपको फॉर्म दे दिया गया, निकालिए फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B।
ठीक है। ये जो टॉप 7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही टॉप क्वेश्चन है, ठीक है। तो खुद ट्राई करने की कोशिश करें, आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करने की कोशिश करें। तब तक मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मतलब मुझे ए का डायमेंशन निकालना है, मुझे बी का डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पे बोल दिया पी है, प्रेशर है। ये भी पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ की इक्वेशन है, तो याद रखना ये वंडरवॉल इक्वेशन है, वंडरवॉल इक्वेशन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। तो याद रखें ये वैसे आपके सिलेबस में अभी चुकी है, पी प्लस में अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। बच्चों हम क्या काम करेंगे, ये टॉप 7 क्वेश्चन के बाद एक 10 मार्क्स का विद एमसीक्यू एक टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बने रहें, जैसे वो टॉप 7 क्वेश्चन हो जाएंगे मैं आपके सामने टॉप 10 का एक एमसीक्यू टेस्ट रखूँगा, ठीक है। तो जिस भी बच्चे ने सबसे पहले किए होंगे, सोल्व किए होंगे और वो बहुत सही होंगे, ठीक है, तो उसके लिए बहुत वो ये सोच के चले कि उसकी तैयारी फुल है, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके बाद हम टॉप 10 के कुछ एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक है। तो पहले एक बार मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ टॉप 7, ठीक है। पहला है प्रेशर, ठीक है, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन दे दी और ए और बी का मुझे डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बोल दिया पी से प्रेशर है, वी से वॉल्यूम है, ठीक है, और आर कोई गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, फी इज इक्वल टू ए प्लस में बी टी, ठीक है। मुझे डायमेंशन निकालना है ए और बी का। तो देखिए वी से ये कह रहा है, वी से लेना है हमें वॉल्यूम, ठीक है, और टी से है टाइम। तो ये बताएं ए और बी का डायमेंशन क्या आएगा, ठीक है। तो वही जो मैंने अभी बताया था, कैसे देखेंगे, पहले मुझे ए का निकालना होगा और बी इसका निकालना होगा, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना, पहले इस ए का और बी का। तो मैंने क्या काम किया, पहले ए का निकाल लेता हूँ, फिर बाद में प्लस तो है ही उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर लूँगा। तो मैंने देखा यहाँ से कि जो ये इधर वॉल्यूम है वो 2 भागों में टूटा हुआ है, इसका मतलब इसकी भी ओवरऑल वैल्यू वॉल्यूम है और इसकी भी ओवरऑल वॉल्यूम वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम। याद रखना कभी भी जब इक्वेशन अगर बना दी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, कभी भी इक्वेशन बना दी तो इधर जो वैल्यू लिख दी और तो याद रखना चाहे वो प्लस है या माइनस कुछ भी है, तो इसका भी डायमेंशन वही होगा ओवरऑल जो इसका डायमेंशन है। अगर ऐसी इक्वेशन बन गई जिसका डायमेंशन कुछ इधर आ रहा है और इसका डायमेंशन कुछ अलग आ रहा है, तो सोचना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत चल रहे हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, वो देखिए क्या है, मुझे इसका निकालना है। तो याद रखने कि जो इसका जो डायमेंशन होगा ओवरऑल इसका भी वही होगा। तो और बीच में प्लस लगाया है तो जो इसका होगा वही इसका होगा। तो अकॉर्डिंग इसके लगाएं तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ए और v इज इक्वल टू बी इंटू टी। तो मुझे पता है ए का निकालना है, मुझे तो सीधा पता चल गया, ये है वॉल्यूम और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब। तो डायरेक्ट निकल गया ए का डायमेंशन क्या हो गया, एल क्यूब। मुझे निकालना है बी का, तो मैंने वही इक्वेशन यूज की, इधर है हमारा एल क्यूब और इधर मुझे बी निकालना है, नीचे टाइम है उस टाइम को मैं नीचे ले आया, सोल्व कर लिया। बी का निकालना है तो कितना आया, एल क्यूब टी की पावर -1 और ये डायमेंशन हो गया बी का, ठीक है, आया ए और बी का। चलो अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 80। P से प्रेशर है, ठीक है, और A से बोल रहा है कि ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू निकालनी है। X इसने बोल दी कि लेंथ है, तो A और T बोल दिया टाइम है, सेकंड, ठीक है, टाइम है। तो मुझे A और B का डायमेंशन निकालना है। तो वही वाला फॉर्मूला यूज करें जो मैंने बताया था, प्लस या माइनस हो तो उसकी अगले वाले की वैल्यू, अब देखो ये बताया था मैंने कि भाई उससे अगले वाले की वैल्यू देख लेना, प्लस या माइनस हो तो उससे अगले वाली देख लेना, ऐसा बताया था। लेकिन अगर ये अगला वाला ही कांस्टेंट हो तो पीछे वाली देख लो, तो पीछे वाली यूज कर लो। कहने का मतलब इन दोनों में से ही मिल जाएगा हमें कांस्टेंट की टर्म की वैल्यू। तो देखो b माइनस एक्स स्क्वेयर, तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वेयर के बराबर होगी, मतलब b इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर और एक्स का डायमेंशन मुझे पता है एल स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली बी का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर। इसको बारी बारी से सोल्व करोगे तो ठीक रहेगा, डायरेक्ट शॉर्ट में चले जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो जो मैंने लॉजिक बताया उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। अच्छा, अब ए का डायमेंशन अगर वो निकलवाए तो इस ए का डायमेंशन वो आपसे निकलवाने लग जाए, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, आप इसको ट्राई करें कि ए का कैसे निकालोगे। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। कैसे निकालोगे? वही तरीका जो मैंने अभी बताया था, सोल्व कर लिया होगा कि क्या है, ऑटोमेटिकली अब इसका निकालना है। तो मुझे पता है ऊपर वाले का आ चुका एल स्क्वायर, नीचे वाले का ए और टी का मुझे निकालना है। पी का प्रेशर है, इसका फॉर्मूला हमें पीछे आया था वही, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया m1 L1 टी की पावर -2, और एरिया के लिए कितना होता है एल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लूँ, m1 L की पावर -1 और टी की पावर -2 डायरेक्ट लगा दूँ यहाँ से, m1 L -1 टी की पावर -2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर है ही और ए टी। ठीक है, मुझे इस ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लगा दिया एल स्क्वायर m1 L -1 टी की पावर -2 और नीचे टाइम है ही। अब इसको सोल्व कर ले, करो। a इज इक्वल टू एल स्क्वायर नीचे रह गया, नीचे आया m1 और l माइनस में 1, टी की में से एक गया तो मतलब माइनस का 1। ठीक है, यही आया ना, एल स्क्वायर m1 हुआ, l -1 था ही, t -2 में से एक गया तो कितना आया माइनस का 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आया a इज इक्वल टू m माइनस में 1, l ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा l की पावर 3 और t की पावर 1। ये क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ a। देखो m ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 रहेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी तो प्लस की 3 हो जाएगी और t की वैल्यू कितनी आई 1। तो हमने a और b का डायमेंशन निकाल लिया। फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मैं आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वीडियो पे बने रहें। इसके बाद आपको पता है ना 10 MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं और वो आपको ही सोल्व करने हैं, मैं डायरेक्ट उनका आंसर लिख दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों, आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो देखें। f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस में बी टी स्क्वेयर। f से क्या लिख दिया इसने, फोर्स है, x बोल दी इसने लेंथ है और t बोल दिया इसने टाइम है। अब निकालो a और b का। सेम पहले का पहला वही क्वेश्चन है, जिसको आता है वो एक बार पॉज करके ट्राई करे, जिसको नहीं आ रहा वो एक बार इधर देखे। फोर्स मैंने कभी भी बताया था, जब भी प्लस या माइनस लगाओ तो इस वाले की वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर मिलेगी। तो पहले इसकी निकाल लेते हैं, और मुझे पता है कभी भी राइट हैंड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड के डायमेंशन के बराबर होता है, तो मैंने वही यूज किया। तो f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स लिख लिया और इस f की वैल्यू लिख ली मैंने बी टी स्क्वायर। निकाले, यहाँ से a की वैल्यू मेरे को निकालनी है, सीधा यूज कर लूँ। कितना आया, f का डायमेंशन क्या होता था m1 L1 t की पावर -2 और a की मुझे निकालनी है, ये हुआ अंडर रूट एक्स। एक्स मतलब लेंथ और लेंथ की हुई 1/2, सिर्फ अंडर रूट लगा दिया आपको परेशान करने के लिए। अब इसको लगाएं तो सोल्व करें, m और इधर जाएगा तो 1 -2 होगी तो 1/2 और t की पावर कितना हुआ -2। ये डायमेंशन हुआ किसका, a का, निकल गया डायरेक्ट। अच्छा, b का निकालेंगे तो कैसे, f के लिए m1 L1 t की पावर -2 नीचे लेके आया t स्क्वायर, ये डायमेंशन हुआ b का, m1 L1 t की पावर -4, ये डायमेंशन हो गया b का। इसके बाद तो कैलकुलेशन होती है, बस ये पकड़ना है कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, हो गया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए आया है, p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर अपॉन में बी एक्स। इसको सोल्व करना है। अब की बार मुझे निकालना है फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b की बजाय मैं लिख दूं फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन में b। इसका मेरे को डायमेंशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं वही, और p से बता रहा है ये प्रेशर,
ठीक है, एक्स वाई डिस्टेंस। सोल्व करो, ट्राई करने की कोशिश करो, साथ साथ में करवा रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू ए अपॉन में बी स्क्वेयर और P इज इक्वल टू माइनस का टी स्क्वेयर अपॉन में बी एक्स। ठीक है, वही पिछले वाला फॉर्मूला लगाया। मुझे पता है कि मुझे ए अपॉन बी का निकालना है, तो ए अपॉन बी मेरे पास ये रहा, इससे मुझे कुछ मिलना नहीं, इसलिए मैं इसको यूज ही नहीं करूँगा, इधर से निकाल लूँगा। P से प्रेशर M1 L-1 T की पावर -2 जो पीछे निकाला, और A अपॉन में B इंटू एक्स है, इस x को मैंने आगे भेज दिया। ठीक है, और x का डायमेंशन हमें पता है कितना होता है, L। ठीक है, लेंथ में तो कितना आया, M1 इसमें कट गया, कितना हुआ L0 T की पावर -2, और ये डायमेंशन किसका हो गया, A अपॉन में B का। ठीक है, A अपॉन बी का डायमेंशन हुआ M1 L0 T की पावर -2। ठीक है, चलो 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 6th क्वेश्चन। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन 80, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a। कुछ अलग तरीके का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, जेई क्वेश्चन पूछा गया था क्या, y इज इक्वल टू साइन 80, इसको सोल्व करना है। तो याद रखना, कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, साइन हो, कोस हो, टेन हो, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो और उसके साथ में ऐसे दे दिया जाए, तो प्रेफर करना है कि ये क्या है, थीटा, एक एंगल है। और हमने पीछे निकाला था कि एंगल हो, स्ट्रेन हो, ये दोनों ऐसी होती हैं जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो मैंने यहाँ लगाया कि क्या, 80 इज इक्वल टू थीटा, और थीटा है उसका जो डायमेंशन होता है वो मुझे पता है, कुछ नहीं होता। तो ए टी इज इक्वल टू थीटा का होता है M0 L0 T की पावर 0, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ए का निकालना है तो मैंने नीचे लगा दिया टाइम, और यहाँ से ए क्या आया, M0 L0 T की पावर -1, ये डायमेंशन हुआ ए का। ठीक है, हो गया सोल्व। तो याद रखना, कभी भी जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसके साथ में एंगल की टर्म में अगर ये दे दिया मिल जाए, तो आप उसको एंगल प्रेफर करना इक्वल में और लगा देना इसको। ठीक है, हो गया। 7वां क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो बच्चों, इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है z इज इक्वल टू mr² a। ध्यान रखो, ये m है और ये पावर में दिया गया है। ठीक है, तो ये कैसे क्वेश्चन करें, तो देखिए, कभी भी जब पावर में दिया हुआ हो, एंगल की टर्म में दिया हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसका मतलब हम इस पावर को उठा लेते हैं, वो है r² इंटू ए। आर अगर ये कहे, आर लेनी है आपको डिस्टेंस, तो r² a, इसको मुझे इक्वल में किसके रखना है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से उठाएंगे, पावर वाले और एंगल वाले हों तो उनको उन्हीं वही सोल्व होते हैं, तो उसको कंपेयर कर लेते हैं हम इसके बराबर। मुझे ए का डायमेंशन निकालना है, तो हुआ M0 L0 T की पावर 0, और नीचे हुआ r², r का मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो ए का हो गया M0 L-2 और T की पावर 0, ये निकल गया डायमेंशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस ऐसे हमने टॉप 7 क्वेश्चन वो किए हैं जो कि हर लेवल के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हार्ड से हार्ड लेवल वाले भी मैंने न्यूमेरिकल ट्राई किए हैं, तो चाहे आपके लिए एनडीए में आए या एयरफोर्स में आए, तो अगर जिस भी बच्चे ने इस सीरीज को, इस वीडियो को पूरा देख लिया, इस जो यूनिट हमने करवाई, इस यूनिट को कंप्लीट देख लिया, तो उसका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि जितने पॉसिबल केस हो सकते थे। वीडियो तो थोड़ी लंबी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको दोबारा और कहीं नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा का सारा करा दिया गया है। ठीक है, एक ही सीरीज़ के अंदर। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, हमने सारे डिफ़िकल्ट और आसान से आसान जितने हो सकते थे हमने वो सारे ट्राई कर लिए। ठीक है, अब हम खुद की एक टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो मैं टॉप 10 MCQ क्वेश्चन दूंगा, तो आप ये सोच के चलें कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो मैं आपका एक 10 मार्क्स का एक टेस्ट लगाता हूँ। ठीक है, तो अपना ट्राई करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि 10 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है,
उससे पहले एक और बता देता हूँ मैं तुम्हें, एक की यूनिट है वो भी पूछ ली जाती है, कैपेसिटेंस। ठीक है, कैपेसिटेंस, तो याद रखना कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैराड, ये आ सकता है। चलो अब एक टेस्ट लगाते हैं 10 मार्क्स का। फाइनली बच्चों मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस, ठीक है 5 मैं अगली स्लाइड में लेके आऊँ, क्योंकि इस ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आ पाए, तो और 5 हैं वो मैं अगले इसमें लेके आऊँगा, अगले पार्ट में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ जी। जी का डायमेंशन निकालना है, आपके सामने ऑप्शन है ये बड़े। सेकेंड द डायमेंशन ऑफ हाफ एम स्क्वायर, ठीक है, और इसके ऑप्शन हैं वो ये रहे। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ऑप्शन रहे विच हैज़ नो यूनिट बट डायमेंशन, इसके ऑप्शन रहे, और हाउ मैनी टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसके ऑप्शन रहे ये वाले। ठीक है, अब मैं 6 क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन और बनाता हूँ, और आप ट्राई करें तब तक। अच्छा बच्चों, अगली स्लाइड में हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हो गए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, आपको सॉलिड एंगल की यूनिट बतानी है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ पावर, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वर्क अपॉन टाइम है, आपको इसका ये निकालने हैं। V = एक दे दी जहाँ पर आपको A और B और C तीनों के डायमेंशन बताने हैं। याद रखना तीनों को A और B C निकालें, ये नहीं B और C पहले A का, B का, C का चेक करना है आपको, इन डी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑर्डर बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी बतानी है, 4 ऑप्शन डाल दिए। और व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके हमने 4 ऑप्शन डाल दिए। तो मैंने आपके सामने टॉप 10 MCQ क्वेश्चन रख दिए हैं, और अब आप इनको सॉल्व करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन हैं। ठीक है, बच्चों, तो आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हम जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।